नमस्कार और आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज जो स्रोत है वो एक दस्तावेज की तस्वीर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी का साल 2026-2027 के लिए परीक्षाओं का एक अस्थायी कैलेंडर। अब पहली नज़र में देखें तो ये सिर्फ कुछ तारीखें और परीक्षाओं के नाम लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है। ये एक तरह का क्या कहते हैं, एक स्ट्रैटेजिक मैप है, एक प्लेबुक है जिसे भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों लोग अगले 1-1.5 साल तक फॉलो करने वाले हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन सा एग्जाम कब है, बल्कि इस मैप को डिकोड करना है। इन तारीखों के पीछे की कहानी क्या है, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो कैलेंडर की शुरुआत यानी मार्च 2026 कुछ ऐसी परीक्षाओं से हो रही हैं जो शायद ज्यादातर एस्पिरेंट्स के रडार पर नहीं होती। जेएसएल, डीएससी, ओएडीसी और ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, ये सब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं। ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल का फंडा क्या है? ये बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है क्योंकि ये कैलेंडर के इरादे को साफ करती है। देखिए, लिमिटेड डिपार्टमेंटल का सीधा सा मतलब है कि ये परीक्षाएं खुले बाजार के लिए नहीं है। अच्छा जी, ये उन लोगों के लिए हैं जो पहले से ही सरकारी सिस्टम का हिस्सा है, मतलब निचली पोस्ट पर काम कर रहे हैं और प्रमोशन चाहते हैं। तो कैलेंडर की शुरुआत नई भर्ती से नहीं बल्कि मौजूदा कर्मचारियों को आगे बढ़ाने से हो रही है। बिल्कुल। ये तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार बाहर से नए लोगों को लेने से पहले अंदर जो लोग हैं उन्हें एक मौका दे रही है। हाँ, बिल्कुल सही। और इसके पीछे सरकार की एक सोची समझी रणनीति होती है। इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, जो अनुभवी कर्मचारी हैं उन्हें करियर में आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है। इससे उनका मनोबल बना रहता है और मतलब वो नौकरी छोड़कर नहीं जाते। इसे एम्प्लॉय रिटेंशन कहते हैं। और दूसरा, भर्ती की लागत और समय दोनों बचते हैं। आप उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिन्हें सिस्टम की समझ पहले से है। उन्हें बिल्कुल शुरू से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। तो ये कैलेंडर सिर्फ नौकरियों का नहीं बल्कि सरकारी विभागों के अंदर करियर प्रोग्रेशन का भी रोड मैप है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। क्या इससे बाहर से आने वाले नए टैलेंट के लिए मौके कुछ हद तक मतलब कम नहीं हो जाते? क्या ये सिस्टम को थोड़ा अंदर से बंद नहीं कर देता? ये एक वाजिब सवाल है और एक हद तक हाँ, ये सीटें ओपन मार्केट के लिए ब्लॉक हो जाती हैं। लेकिन सरकार इसे एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह देखती है। बैलेंसिंग एक्ट? जी, अगर आप अनुभवी लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे तो सिस्टम में ठहराव आ जाएगा, लोग फ्रस्ट्रेट होंगे। और वैसे भी कैलेंडर में इसके ठीक बाद जो परीक्षाएं हैं वो दिखाती हैं कि नए टैलेंट के लिए दरवाजे बंद नहीं बल्कि और भी बड़े तरीके से खुलने वाले हैं। और वो बड़ा दरवाजा खुलता है मार्च 2026 में ही, जब लिस्ट में चौथे नंबर की एंट्री होती है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 यानी सीजीएल। हाँ, इसके साथ ही जूनियर इंजीनियर की परीक्षा भी है। ये वो नाम है जिनका इंतजार लाखों ग्रेजुएट्स को होता है। हाँ, सीजीएल को तो आप एसएससी का मेन इवेंट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ परीक्षा का नाम देखना काफी नहीं है। तो क्या देखें? इसकी टाइमिंग देखिए। विज्ञापन मार्च में और परीक्षा मई-जून में। ये टाइमिंग बहुत सोच समझ कर रखी गई है। ये सीधा उन लाखों फ्रेश ग्रेजुएट्स को टारगेट करती है जो अप्रैल-मई में अपनी फाइनल ईयर की परीक्षाएं देकर निकले होते हैं। अच्छा जी, और नौकरी की तलाश में होते हैं। तो एसएससी साल की शुरुआत में ही एक हाई प्रेशर, हाई स्टेक माहौल बना देता है, जो बाकी साल की परीक्षाओं के लिए एक तरह से टोन सेट करता है। एग्जैक्टली। कहानी छिपी है, बहुत गहरी। वो स्टार जो सीबीई के बाद लगा है वही असली कहानी है। वो कैसे? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का सीधा मतलब है कि परीक्षा कई दिनों और कई शिफ्ट्स में होगी। और जब भी ऐसा होता है तो एक शब्द हवा में गूंजने लगता है, नॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर थोड़ा अलग होता है, किसी का मुश्किल किसी का आसान। तो सभी के स्कोर को एक लेवल पर लाने के लिए एक जटिल फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। और ये नॉर्मलाइजेशन का खेल कई बार उम्मीदवारों के लिए किसी लॉटरी जैसा बन जाता है। तो ये कैलेंडर सिर्फ परीक्षा की तारीख नहीं बता रहा, ये स्कोरिंग की एक पूरी जटिलता की तरफ भी इशारा कर रहा है जिस पर हजारों छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। अच्छा, तो हमने ग्रेजुएट लेवल की बड़ी परीक्षाओं की बात की जो साल के बीच में हो रही हैं, लेकिन कैलेंडर यही नहीं रुकता। इसके बाद अप्रैल-मई में विज्ञापनों की एक और लहर आती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास शायद डिग्री तो नहीं पर कोई खास हुनर है। सही पकड़ा। ये कैलेंडर का दूसरा चरण है। सीजीएल और जेई के बाद फोकस शिफ्ट होता है। यहाँ हमारे पास कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन है जो 12वीं पास वालों के लिए एक बड़ा मौका है। CHSL जिसे कहते हैं।
जी, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड C&D और जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स की परीक्षाएं। ये वो नौकरियां हैं जहां आपकी डिग्री से ज्यादा आपका स्किल मायने रखता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन परीक्षाओं में कंपटीशन सीजीएल के मुकाबले अलग तरह का होता है? मतलब भीड़ शायद कम हो, लेकिन स्किल का लेवल बहुत ऊंचा चाहिए होता होगा? बिल्कुल, CGL में लाखों लोग बैठते हैं जिनका सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। लेकिन स्टेनोग्राफी में आपको 100 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से शॉर्ट हैंड लिखना और उसे टाइप करना होता है। ओहो। ये सालों के अभ्यास से आता है। इसी तरह अनुवादक की परीक्षा में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर गहरी पकड़ चाहिए होती है। तो यहाँ भीड़ भले ही कम हो, लेकिन कंपटीशन बहुत स्पेशलाइज्ड और इंटेंस होता है। ये दिखाता है कि सरकार को सिर्फ जनरल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, बल्कि खास काम के लिए माहिर लोग भी चाहिए। तो हमने ग्रेजुएट पावर हाउस की बात की, स्किल बेस्ड गेटवे की बात की, लेकिन अब आते हैं कैलेंडर के उस हिस्से पर जो शायद सबसे बड़ी भीड़ को अपनी तरफ खींचता है। जून 2026 में मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार की परीक्षा का विज्ञापन आता है। हाँ, ये कैलेंडर का तीसरा और सबसे बड़ा चरण है, मास रिक्रूटमेंट, यानी बड़े पैमाने पर भर्तियां। MTS और इसके बाद आने वाली कांस्टेबल GD परीक्षा। जी, ये वो भर्तियां हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं पास होती है। इस वजह से आवेदकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। अच्छा। ये वो नौकरियां हैं जो देश के छोटे-छोटे शहरों और गांवों के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने का सबसे बड़ा जरिया बनती हैं। और इसी सेगमेंट में मई में दिल्ली पुलिस और CAPF में सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी है। हाँ, जो उन युवाओं को आकर्षित करती है जो यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। और इसी मास रिक्रूटमेंट की कहानी अपनी चरम पर पहुंचती है कैलेंडर की आखिरी एंट्री के साथ। कांस्टेबल GD इन CAPF, NIA, SSF और राइफलमैन GD इन असम राइफल्स की परीक्षा। जी, इसका विज्ञापन सितंबर 2026 में है, लेकिन परीक्षा जनवरी से मार्च 2027 तक चलेगी, पूरे 3 महीने। ये 3 महीने का विंडो क्या बताता है? ये तो बहुत लंबा समय है। ये 3 महीने की परीक्षा विंडो सिर्फ उम्मीदवारों की संख्या नहीं दिखाती, ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री की कहानी कहती है। जब कांस्टेबल GD की भर्ती निकलती है तो आवेदकों की संख्या कई बार 1 करोड़ के पार चली जाती है। 1 करोड़? जी, इतने लोगों का एग्जाम 1-2 दिन में कराना नामुमकिन है। ये 3 महीने हमें बताते हैं कि भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में एक एग्जाम इकोनॉमी चलती है। एग्जाम इकोनॉमी? ये क्या है? मैंने ये टर्म पहली बार सुना। आप सोचकर देखिए, इन 3 महीनों के दौरान देश के सैकड़ों छोटे बड़े शहरों में जो एग्जाम सेंटर्स हैं, उनके आसपास क्या होता होगा। होटल, लॉज, हॉस्टल भर जाते हैं, रेलवे और बस अड्डों पर भीड़ बढ़ जाती है। अच्छा, हाँ, ये तो होता है। फोटोकॉपी की दुकानों से लेकर छोटे ढाबों तक सबका बिजनेस चमक उठता है। हम्म। मुझे याद है, एक बार मैं एक छोटे से कस्बे से गुजर रहा था जिस दिन GD का एग्जाम था। पूरा शहर एक एग्जाम सेंटर में तब्दील हो गया था। वाकई? हर तरफ दूसरे शहरों से आए युवा दिख रहे थे। तो ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक और सामाजिक गतिविधि है जो लाखों परिवारों की उम्मीदों पर चलती है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखें तो एक पूरी तस्वीर उभरती है। साल की शुरुआत में सिस्टम के अंदर के लोगों को मौका, फिर साल के बीच में फ्रेश ग्रेजुएट्स और स्किल वालों के लिए बड़ी भर्तियां, और साल के अंत में 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर मौके। ये तो वाकई एक बहुत ही प्लान किया हुआ साइकिल लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही व्यवस्थित मशीन है। ये साइकिल सुनिश्चित करता है कि अलग-अलग क्वालिफिकेशन और स्किल सेट वाले उम्मीदवार पूरे साल तैयारी में लगे रहें। लेकिन इसमें एक छिपा हुआ चैलेंज भी है। चैलेंज? वो क्या? जो एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी पहेली है। ये कैलेंडर इतना आकर्षक लगता है कि कई उम्मीदवार हर परीक्षा के लिए अप्लाई कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ज्यादा मौके, ज्यादा चांस, है ना? कागज पर तो यही लगता है, लेकिन असलियत में ये एक जाल हो सकता है। जाल? जरा सोचिए, किसी उम्मीदवार ने CGL की टियर 1 परीक्षा मई-जून में पास कर ली। ठीक है। अब वो टियर 2 की तैयारी कर रहा है जिसका सिलेबस काफी गहरा होता है। ठीक है। उसी दौरान जुलाई-अगस्त में CHSL की टियर 1 परीक्षा आ जाती है। फिर सितंबर में स्टेनोग्राफर की। अगर वो हर परीक्षा के पीछे भागेगा तो किसी भी एक परीक्षा के अगले स्टेज के लिए ठीक से फोकस नहीं कर पाएगा। सही बात है, फोकस बढ़ जाएगा। बिल्कुल। कई बार एक परीक्षा का फिजिकल टेस्ट दूसरे के मेन एग्जाम से क्लैश कर जाता है।
तो ये कैलेंडर जितना अवसरों का माप है, उतना ही ये कंफ्यूजन और बर्नआउट का कारण भी बन सकता है अगर उम्मीदवार ने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ये कैलेंडर सिर्फ तारीखों का एक चार्ट नहीं है, बल्कि ये अवसरों, चुनौतियों और एक बहुत बड़ी रणनीति का दस्तावेज है। ये लाखों युवाओं की जिंदगी का टाइम टेबल तय करता है। उनकी पढ़ाई से लेकर उनके घर के फंक्शन तक सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक आखिरी विचार ये है कि ये कैलेंडर हमें क्या नहीं बताता है। अच्छा। ये हमें कब तो बताता है, लेकिन कितना नहीं बताता। हाँ। यानी हर परीक्षा में खाली पदों की संख्या कितनी होगी, ये हमें विज्ञापन आने पर ही पता चलेगा। हाँ, ये तो सबसे जरूरी बात है। सीजीएल में 15,000 वैकेंसी हो सकती हैं और स्टेनोग्राफर में शायद सिर्फ 1500। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये हमें ये भी नहीं बताता कि प्रतियोगिता का स्तर कितना मुश्किल होगा। हाँ। ये सब कुछ वैकेंसी की संख्या और आवेदकों की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। तो ये कैलेंडर एक लंबी मैराथन की शुरुआती लाइन तो खींच देता है, लेकिन रेस कितनी लंबी और कितनी मुश्किल होगी इसका अंदाजा रास्ते में ही लगता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक के बाद एक इतनी सारी परीक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कभी-कभी टकरा भी रही हैं, तो सिर्फ शेड्यूल जानने से आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? सही सवाल। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस पड़ताल को समाप्त करते हैं। हर उम्मीदवार के लिए सोचने का बिंदु ये है, इस कैलेंडर को देखते हुए आपकी मेजर और माइनर परीक्षाएं कौन सी हैं? आप किस एक या दो परीक्षाओं पर अपना पूरा दाव लगाएंगे और किन्हें सिर्फ एक बैकअप की तरह देखेंगे? क्योंकि इस खेल में जो सब कुछ जीतने की कोशिश करता है, वो अक्सर सब कुछ हार जाता है।